चलो आगे शुरू करते हैं बेटे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख रहे थे हेडिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा अगर मैं ये अपना स्फेरिकल लेंस कंप्लीट कर लेता हूँ। तो स्फेरिकल लेंस में ये फोकल लेंथ होगी आपकी और ये सेंटर सी फोकस हो गया और सेंटर सी हो गया। सेंटर सी का पोल से डिस्टेंस पी से डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, the radius of the sphere of which the reflecting surface is a part of is called the radius of curvature. ठीक है, and it is denoted by capital R. ठीक है, रिमेंबर इस लाइन को क्या कहते हैं जो इससे पास करते हुए जाती है? व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन? एफ होगी लाइन, लाइन एफ होगी प्रिंसिपल एक्सिस। यार नितेश में उस दिन भी था तो सोच के जवाब दिया फिर देख तो ले। लाइन का नाम एफ होगा या पॉइंट का नाम एफ होगा? क्या बनाया यहाँ पे? पॉइंट बनाया, लाइन बनाई है? लाइन पॉइंट एफ बेटे ये पॉइंट एफ है, लाइन थोड़ी है। लाइन को क्या बोलेंगे? लिखो जो लाइन होती है जिससे पास करते हुए मेरा मिरर से जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कॉल दिस लाइन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बाहर 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 कट आ रहा हूँ बाहर। प्रिंसिपल एक्सिस। चलो एक रुपये चले दरवाजा लगा दे एक बार दक्ष। तो स्पेसिफिकली प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो सेंटर को पोल से ज्वाइन करती है लाइन, से पास होते हुए जाती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लिखो a straight line passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called principal axis. Of the sphere literally center of curvature of the sphere is called principal axis.
चलो आगे देखो बेटा। फोकस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ना फोकस हमने अलग अलग डिफाइन करना है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हेडिंग डालो अच्छे से, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। क्या हुआ बेटा? अब आ रही है आवाज? आ रही है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर के लिए बेटे ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत सारी रेज पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। रेज आर अप्रोचिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी और वापस उसी मीडियम में चली जाएंगी तो we'll assume that they are passing through the focus. assume क्या वो सच में फोकस से पास होती हैं। तो क्या फोकस एक एक्चुअल पॉइंट हुआ जहाँ पे रेज मीट कर रही हैं? डेफिनेटली फोकस एक ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ पे सारी रेज आके आपस में मीट करेंगी। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन रियल। तो इसको हम रियल पॉइंट भी मान के चलते हैं। इट्स अ रियल पॉइंट where all the rays coming from infinity actually meet. समझ आई बात? निशा नहीं बोलते कि फोकस करके पढ़ाई करो। फोकस करके पढ़ाई करने का मतलब क्या हुआ कि अपना ध्यान एकत्रित करो, अपनी सारी अटेंशन एक जगह लगा दो। वैसे क्या हो रहा है, जितनी भी इसको रेज मिल रही हैं वो सारी रेज हमने फोकस पे इकट्ठी कर दी। ठीक है, Look for others की definition of principal focus में। डायग्राम बना लो, बना लो मैं साइड में। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर is defined as the point on principal axis where all parallel rays coming from infinity intersect। इंटरसेक्ट को वर्ड में अंडरलाइन कर लेना। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे वो सारी रेज मीट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस वो होगा जहाँ पे सारी रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी।
ठीक है। चले आगे, लिख लिया नितेश, दक्ष, आर्यन, हो गया रजू? चलो अगला देखो, हेडिंग लिखो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब इसका सी और एफ किस तरफ बनाओ बेटा? लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ? राइट में। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान के चलो कि यहाँ से रेज आई, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस इसी मीडियम में जाएंगे, तो मान लो रे ऐसे चली गई, ठीक है। क्या वो फोकस से एक्चुअल में पास हो रही है? नहीं हो रही। रिफ्लेक्ट हो गए तो इस तरफ ही जा रही है, फोकस से तो पास नहीं हो रही। फोकस से पास करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ट्रेस बैक करवा लेते हैं, इसको वापस खींच लेते हैं इस रे को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो रेज है, ये जो रेज बाहर की तरफ निकल रही है, ये रेज फोकस से इमर्ज होकर बाहर की तरफ जा रही है? ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है क्या? ऐसा देखने में लग रहा है कि ये वाली जो रेज है ये ऐसे, ये रेज इस तरफ को जा रही है, फोकस से निकल के वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पहली बात, क्या रेज एक्चुअल में मीट हुई? एक्चुअल में मीट हुई नहीं, पर हमें कैसा लग रहा है वो देखने में, दैट दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस, फोकस से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ रेज मीट टू हिट ऑन अ surface convex mirror, the principal focus will be that point from where the rays emerge to come out, appear to come out, ठीक है। लग रहा है देखने में कि इस पॉइंट से, इस प्रिंसिपल फोकस से रेज बाहर की तरफ निकल रही। लिखो चलो, principal focus of a convex mirror is defined as the point on the principal axis from where rays appear to emerge, इसको अंडरलाइन कर लेना, from where the rays appear to emerge। हिंदी में अपने लिए लिखना चाहते हो लिख लो, बाहर निकलती हुई। emerge का मतलब होता है उत्पन्न होना, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि फोकस से बाहर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। appear to emerge after a beam of light
is reflected from its surface. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये दो डायग्राम्स थे बेटा प्रिंसिपल फोकस के लिए, बाकी सारी बातें सेम रहती हैं दोनों मिरर्स के लिए। बस ये डायग्राम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा तो बता देना, हम आगे चलते हैं। पेश हो गया, चलो आगे देखो बेटा। हेडिंग लिखो, रूल्स टू कंस्ट्रक्ट ट्री डायग्राम्स। रूल्स टू कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ री डायग्राम्स। In case of spherical mirrors. देखो, अगर तुम्हें मिरर अच्छे से आ गए ना तो तुम्हें लेंसेज बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी रूल्स कनकेव मिरर के अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे कन्वेक्स लेंस के हो जाते हैं। जितने भी, हाँ उल्टा होता है, जितने भी कन्वेक्स मिरर के होंगे वो सारे के सारे कनकेव लेंस के हो जाएंगे। तो रूल्स के बारे में स्टडी करना है हमने, कि मेरे को रे डायग्राम बनाने हैं। रे डायग्राम बनाने से पहले मुझे कुछ रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल क्या है, लिखूं, when ray is parallel to, when the ray is parallel to principal axis, when the ray is parallel to principal axis, ठीक है। बनाओ बेटे, मैं कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए ड्रॉ करूंगा, साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे। रादर ही हमने सीख भी लिया है रूल अभी, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, if any ray is parallel to principal axis it will pass to the focus। इसके केस में क्या होगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, बट ऐसा देखने में लगेगा कि फोकस से पास होगी। ठीक है, ड्रॉ कर लो बेटा इसे। हो गया,
हटा दूं। अब देखो इसका उल्टा होगा सेकंड वाले में। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू the focus it goes parallel to the principal axis. ठीक है, अगर ये वाला केस है अगर रे फोकस से पास कर रही है तो कैसे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एरो बनाना मत भूलना है वाली, ठीक है। आ रही फोकस से ही पास होती, अगर यहाँ पर मिरर ना आता बीच में, तो अगर फोकस से पास होते हुए नजर आ रही है मुझे तो कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया सर अभी क्या करवा रहे हो? क्या कह रहे बेटे? सर अभी क्या करवा रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें लाइट चैप्टर के रे डायग्राम शुरू कर रहे हैं, कंकेव के नेक्स्ट में ओके। अभी रूल्स पढ़े हैं, अब डायग्राम शुरू करेंगे। अभी 2 रूल्स और रहते हैं, ये क्लियर हो गया। पहला रूल क्या था कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल फोकस से तो वो पास करेगी, सॉरी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। और अगर मुझे देखने में लग रहा है कि रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। थर्ड रूल लिखो। थर्ड रूल इज व्हेन the ray passes through the center of curvature, ठीक है। इसके साथ एक और बात लिखो, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल slash sphere always passes through the center. मतलब कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उस सर्कल के अबाउट में टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट के अबाउट क्या हुआ है, टेंजेंट इज अ लाइन which just touches the circle। उसके अबाउट अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ना जो कि सर्कल से पास होते हुए जाती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन, नॉर्मल टू द सर्कल, ठीक है। और नॉर्मल कहाँ हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से।
क्लियर है बात? सी से पास करेगा वो हमेशा। इसका यूज़ क्या है ये तुम बताओगे मुझे, क्योंकि तुमको मैंने पढ़ाई है ये बात लास्ट लेक्चर में। अगर मैं अपना एक मिरर ड्रॉ कर दूँ, कनकेव मिरर मान लो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, ये पी है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इस लाइन के साथ क्या, पहले तो ये लाइन कौन सी तरह की इंसिडेंस हुई, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सेंटर से पास करते हुए जा रही है, तो कौन सी तरह की इंसिडेंस हुई? नॉर्मल। क्योंकि सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से पास होने वाली लाइन को हमने क्या पढ़ा अभी, क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल। तो ये सेंटर से पास होते हुए सरफेस के साथ क्या बनाते हुए जा रही है? नॉर्मल टू द सरफेस। और जो लाइन हमने लास्ट स्लाइड में सीखा था, लास्ट क्लास में सीखा था कि जो लाइन नॉर्मल के अलोंग जाती है उसके साथ कैसी तरह की रिफ्लेक्शन होती है, बताओ भाई। retraces its path. इट retraces its path। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है कि अगर एक लाइन सेंटर से पास होते हुए सरफेस को हिट कर रही है अलोंग द नॉर्मल, तो वो लाइन या वो रे अपना पाथ फिर से फॉलो करती है। इसका मतलब अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है तो वो रे फिर से अपना पाथ रीट्रेस करके सेंटर से ही पास करेगी। क्यों करेगी सेंटर से पास? क्योंकि ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो क्या इसी के बेसिस पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक नॉर्मल कंसिडर कर सकता हूँ? Can I call principal axis as one of the normals to the sphere? Yes, sir. बोल सकते हैं। ध्यान रखने इसका अगले रूल में यूज करूंगा मैं। तो देखो, when the ray passes through the center of curvature, it retraces its path. It retraces its path. ठीक है, डायग्राम बनाना है। हाँ बिल्कुल बना। अगर ये बना लिया तो बता दो, मैं कन्वेक्स का भी बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करूँ। हो गया? लास्ट रूल लिखो, फोर्थ रूल इज when the ray is incident on principal या pole लिख लो, at pole फिर क्या होगा रे के साथ? अगर पोल पे हिट कर रही हो It will follow and
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्योंकि ये मैंने पढ़ा भी नॉर्मल क्यों हुआ, ये पढ़ी ना मैंने बात, प्रिंसिपल एक्सिस जो है इट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल टू द सर्कल और टू द स्फीयर। तो अगर मैं बोलता हूँ एक रेस को इंक्लाइन ऐसे हिट कर रही है तो वो उतनी एंगल पे वापस चली जाती है, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, डन हो गया। सेम उसके लिए बना देना बेटा। ऐसे एक रे आई तो ऐसे ही अपना पार्ट रे ठीक है, कनकेव में रहती है, सॉरी कन्वेक्स में रहती है। चले आगे, चले बेटा। प्रियांशु, विश्वजीत, आर्यन, चले बेटे आगे। हो गए रे डायग्राम स्टडी करने से पहले ना इमेज की टाइप स्टडी कर लो। इमेज दो तरह की हो सकती है, पहली इमेज होती है बेटा रियल इमेज और दूसरी तरह की इमेज होती है वर्चुअल इमेज। अगर तुमको इन दोनों शब्दों का मतलब पता है तो मेरे को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जैसे हम एक तो रियल इमेज होते हैं और हम मिरर में खड़ते हैं अगर एक हाथ real can be formed on the screen रियल सीधी नहीं दिखाई देती, रियल उल्टी भी हो सकती है। बहुत बड़ा मिथ है कि रियल इमेज हमेशा सीधी या उल्टी ऐसे आएगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। रियल इन्वर्टेड भी हो सकती है, रियल इरेक्ट भी हो सकती है, वैसे ही वर्चुअल इन्वर्टेड भी हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकती है। हाँ जी, sir real image can be obtained on a screen but virtual cannot तो रियल को रियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्क्रीन पे आती है सिर्फ इसलिए? क्या मेरे को मतलब आज तक मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आया कि हम एज ए टीचर व्हाई वी हैव फेल्ड टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल चीज तुम क्या मानोगे? असली कब मानोगे? दिखेगी। जब दिखेगी। स्क्रीन पे शेर चलता हुआ दिखता है तो रियल मान लेता है उसको, तो वो तेरे लिए शेर कौन सा हुआ, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल चीज क्या हुई जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट इज जस्ट अपीयर टू बी देयर बट इट इज नॉट। इल्यूजन नहीं कह सकते उसको, काइंड ऑफ कह सकते हो। और रियल चीज को तुम रियल कब मानोगे? अगर वही शेर तुम्हारे पास आ जाए और तुम उसको छू सको तभी उसको रियल मानोगे। तो ये नाम रियल इमेज क्यों दिया उसे? क्योंकि अगर मैं, जो तुमने बातें करी हैं तुम तीनों ने भी कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, भाई स्क्रीन क्या होती है? स्क्रीन इज, हाउ डू यू डिफाइन ए स्क्रीन? क्या होगी स्क्रीन? anything that comes in path of light Anything that can come in path of light, that means I can keep my hand as a screen। कर सकता हूँ मैं अपना हाथ रख सकता हूँ स्क्रीन की जगह? नहीं नहीं रख सकता। रख सकते हैं What do you think, Nitesh? Can I keep my hand instead of keeping paper or cardboard or anything? नहीं रख सकते हैं बेटा।
प्रोजेक्टर के आगे अगर मैं आगे खड़ा हो जाऊँ, मेरे ऊपर प्रोजेक्टर की लाइट नहीं पड़ती? क्या उसकी इमेजेस नहीं बनती मेरे ऊपर? अगर मैं स्क्रीन हटा के अपना हाथ, अपनी टी शर्ट, अपना मुंह कुछ भी रखूँगा तो वो इमेज मेरे मुंह पे बननी शुरू। तुमने कितनी बार ऐसा किया है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे हाथ की वॉच की जो रिफ्लेक्शन है या तो टीचर की आंख में मार रहे हो, अपने दोस्त की आंख में वो मार लाइट रहे आती है हो, तो जो रिफ्लेक्शन तुम्हारी वो वॉल पे दिख रही है या तुम्हें अपने दोस्त के मुंह पे दिख रही है, वो एक्चुअल में क्या है? वो सन की रिफ्लेक्शन है जो तुम दिखा रहे हो। तो क्या वो उसको टच कर पा रही है? बिल्कुल। तो रियल चीज़ क्या होगी जिसको तुम एक्चुअल में टच कर सकते हो, राइट? या फिर रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट कर रही है। वर्चुअल चीज़ क्या हुई? जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को तुमने बड़ी पावर का चश्मा लगाते हुए देखा है, मतलब किसी का 6, 7, 8 नंबर है, तो उसके चश्मे से कभी झांक के देखना तुम, तुम्हें पीछे की सारी चीज़ें छोटी छोटी नजर आएंगी। कि सच में छोटी हो गई हैं वो? दे अपीयर टू आदतों की बढ़ श्रिंक। जाती है नजर। आदतों में बड़ी वो उनके में आएगी जो दादा दादी हैं। जो हमारी उम्र के लोग हैं, मतलब जो तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं, अगर वो मोटी पावर का, ज़्यादा पावर का चश्मा लगाएं तो उनकी चश्मे से झांक के देखना, कभी तुम्हें छोटे छोटे अक्षर या छोटे छोटे लोग नजर आएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में छोटे हो गए। वो क्या है? वो हमारे लिए एक वर्चुअल इमेज है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। वी कैन नॉट टच इट, वी कैन जस्ट सी इट। समझ आई बात? चलो लिखो। रे डायग्राम ऑफ अ कनकेव मिरर। रे डायग्राम्स of a concave mirror। concave mirror के रे डायग्राम्स बनाओ, ठीक है? सबसे पहले डायग्राम बनाओ। हेडिंग लिखना है आपने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ? क्या? अनगिनत। अच्छा, यू डिस्टेंस सी के पीछे, क्या कह रहे बेटा? सेंटर के पीछे, सेंटर ऑफ सेंटर के कितना पीछे रहे? इंफिनिटी का मतलब सेंटर से कितना पीछे होना चाहिए? देखो, इन्फिनिटी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बहुत ज़्यादा। पहली बात तो कि कोई चीज़ जब बहुत 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 दूर है तब उसके लिए इमेज क्या बन रही है? यूजुअली हमारी परसेप्शन इसके लिए यही है, सूरज जितना डिस्टेंस, ठीक है? या फिर और क्या हो सकता है कि कोई इंसान बहुत दूर खड़ा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे हैं, थोड़ा इमेजिन करना, हम यहाँ पे, और मैं आईटीआई के लिए इमेज बना रहा हूँ। आईटीआई जो हमसे 100-200 मीटर दूर है। नहीं, इन्फिनिटी इतना नहीं होता। एक एक्चुअल में जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, उसका साइज इतना सा होगा, इतना सा साइज है उसका। तो उसका अपर्चर, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। हाँ या ना? चलो 2 कम बोल गया मैंने, ज़्यादा मान लो, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं उस अपर्चर के लिए कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर की दूरी पे रख लेता हूँ, रेशो निकाल के देखो एक बार, कहाँ 5 सेंटीमीटर और कहाँ 20 मीटर। 20 मीटर का मतलब कितना हुआ? 2000। तो कितना रेशो आ गया? 1:400। तो अगर बहुत छोटा मिरर है तो उसके लिए मीटर्स के अंदर भी डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी में काउंट हो सकता है। समझ आई बात? जरूरी नहीं है कि मैं 100, 200, 300, 400 मीटर दूर या किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, वो तो है ही है इंफिनिटी। पर अगर डिस्टेंस मेरा 20 मीटर, 25 मीटर भी है, तब भी वो किस केस में आएगा? इंफिनिटी का, इंफिनिटी के केस में। ठीक है, याद रहेगी ये बात? चलो बनाओ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब भी इंफिनिटी से रेज आती है ना बेटा, लिख लो, रेज ऑलवेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
they are actually meeting at focus. इसके बारे में आपने लिखना है. इमेज लोकेशन, इमेज की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे. इमेज लोकेशन कहाँ पे मीट हुई बेटा सारी? फोकस. एट फोकस. साइज क्या है इसका? बिल्कुल बिंदु के समान छोटी सी है. तो साइज क्या है इसका? पॉइंट साइज. ऐसे लिखोगे पूरा, पॉइंट साइज. और नेचर क्या होगा? क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है. ये वो वाला केस है जो तुम घड़ी से अपने फ्रेंड के मुंह पे लाइट मार रहे हो. तो ये कौन सा नेचर का होगा? दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड. दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. हमारे टीचर ने हमें करके दिखाया था एक्सपेरिमेंट ये वाला, जो सामने वाली बिल्डिंग थी स्कूल की. शीशे की हेल्प से, कनकेव मिरर की हेल्प से उन्होंने उस बिल्डिंग को वॉल पे प्रोजेक्ट किया. मतलब ऐसे रे आई बिल्डिंग की और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वॉल पे चली गई. तो वॉल पे प्रोजेक्ट किया और जो सामने वाली बिल्डिंग थी वो हमें वॉल के ऊपर उल्टी नज़र आई. ठीक है. तो किस तरह की इमेज बनती है? रियल बट इन्वर्टेड. ये बातें लिख लूँ ना, लास्ट में तुमसे टेबल बनवाऊंगा मैं इसका. विश्वजीत एक बार ना क्लास खत्म होने के बाद बेटे मुझे 7 बजे के अराउंड कॉल करिए. ओके सर. होगा सर. हो गया? चलो उससे. विश्वजीत आपका हो गया बेटे? सर एक बना ले. स्केल से सर बना रहे हो रफ हैंड बना रहे हो? रफ सर हैंड. सर ये लेक्चर आप आज अपलोड करोगे या कल अपलोड करोगे सर? क्या कह रहे हो बेटे? सर ये लेक्चर आप आज अपलोड करोगे या कल? बेटे ट्राई करूँगा आज ही करूँगा. ठीक है सर. हो गया सर. चलो सेकंड केस लिखो. When the object is beyond C. When the object is beyond C. मतलब C से थोड़ा सा इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऐसी बनाना है आपने, ये भी लिखना है ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है. एक रे मैंने पैरेलल बना ली. पैरेलल रे कहाँ से जाती है नितेश? अगर मैं रे पैरेलल बना रहा हूँ बेटे कहाँ से जाएगी? ऊपर जाएंगे. फोकस. फोकस इस तरफ है राजेश. कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होते हुए. ठीक है. और दूसरी रे अगर मैं फोकस से बना देता हूँ. चलो अगर फोकस से पास कर रही है तो कैसे जाएगी? पैरेलल. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं पे हुआ है. दोनों का इंटरसेक्शन C और F के बीच में हुआ है. अगर स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा. इसको आपने लिखना है A डैश B डैश. तो लोकेशन क्या हुई इमेज के लिए? व्हाट इज द लोकेशन फॉर इमेज?
किस किस के बीच में आ रही है इमेज? ये C बिटवीन and C एंड F, नंबर 1। दूसरा, इमेज किस तरह की बनी? या चलो साइज की बात करते हैं। साइज क्या होगा इसका? छोटा हो जाता है साइज। फॉन्ट साइज नहीं है बेटे, अब अच्छा खासा एरो नज़र आ रहा है, पर इस वाले एरो से छोटा हो जाता है इसका साइज। तो साइज क्या होगा इसका? डिमिनिश, छोटी हो जाएगी। ठीक है, साइज हो गया, लोकेशन हो गया, उसके बाद लिखो रजू नेचर। किस तरह की इमेज बनी? क्योंकि एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो क्या होगी? रियल। एंड लेकिन क्योंकि एरो पहले सीधा था, उल्टा हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको? इन्वर्टेड। तो नेचर क्या होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। हो गया? बना लिया? थर्ड केस बनाए फिर। सर ये ए और बी क्या है? बेटे ऐसी पॉइंट्स मार्क किए मैंने ये डिफाइन करने के लिए कि अगर ए बी ऐसे सीधा है तो ए डैश बी डैश इमेज को डिफाइन कर रहा है, और ए डैश बी डैश अब उल्टा हो गया है, इसलिए इन्वर्टेड बोल रहा हूँ उसको। मान के चल अगर पेड़ ऐसे सीधा खड़ा था तो अब पेड़ मुझे इमेज में उल्टा नजर आएगा। हो गया? हाँ जी, कनकेव में उल्टा दिखाएगा। चले आगे, थर्ड केस लिखो। When the object is at C, when the object is at C, center of curvature पे लाएगा जब ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? रूल बेटे अभी भी वही यूज कर सकते हो आप। एक रे पैरेलल निकाल दो, पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी? एफ से। ठीक है, दूसरी रे एफ से निकाल दो। अगर रे एफ से जा रही है तो कहाँ से पास करेगी या कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इमेज है बेटा वो इसी के नीचे आ जाती है। अगर ए बी ऐसे रखा हुआ है तो ए डैश बी डैश ऐसे हो जाता है। बैठ जाओ तीनों। ए डैश बी डैश उल्टा हो जाएगा, लेकिन लोकेशन अभी भी क्या रहेगी? सी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है उसकी? सी के बिल्कुल नीचे। देखो लोकेशन, ये तो रियल एंड वर्चुअल वो वर्चुअल क्यों होगी? रियल ही होगी, स्क्रीन के ऊपर आएगी। तो तुम्हें दिखाऊंगा एक वीडियो, उसमें सारी तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज़ की। लोकेशन इज स्टिल योर सी, एट सी लिख लो। साइज होगा इसका सेम साइज, साइज में कोई चेंज नहीं आता, सेम साइज की बनती है। और नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। इस हफ्ते जो तुम्हारा टेस्ट होगा बेटा वो शायद संडे को हो। आनंद भैया सैटरडे को अवेलेबल नहीं है, संडे को ही टेस्ट होगा,
इसे पिछली बार हुआ था। इस सैटरडे की छुट्टी हुई, एक क्लास मैं बता दूंगा सैटरडे का ऑफ है कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना बुला के टेस्ट ले लूँ सैटरडे को, इंग्लिश का और साइंस का भी हो जाएगा, और संडे को सर अपना पहले मैथ्स का टेस्ट ले लेंगे, फिर क्लास पढ़ा लेंगे तुम्हारी। अभी वो प्लानिंग चल रही है, बट मैं बता दूंगा मैथ्स का टेस्ट एटलीस्ट सैटरडे को नहीं है, ठीक है, संडे को जरूर। सर तो फ्राइडे की क्लास 5 बजे से ही करनी है ना जो? हाँ, मैंने उसी के रिगार्डिंग बात करनी है बेटा, क्लास के बाद बात करनी है। चलिए आगे। फोर्थ केस लिखो बेटा। अब सिमेट्री से चलना। इमेज सी और एफ के बीच में कब बनती थी? देखो अपने नोट्स में, इमेज सी और एफ के बीच में कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बियॉन्ड सी। अब उल्टा हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी। देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between C and F. बेटे एरो बनाना मत भूलना है, एरो बनाने के मार्क्स कटते, ना बनाने के मार्क्स कटते हैं। एक रे तुम बना रहे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास होगी। दूसरी रे हमने सीखा था अगर पोल को हिट करेगी किसी एंगल पे तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो नेचर क्या हो गया इसका? नेचर छोड़ो पहले, चलो लोकेशन बताओ। लोकेशन क्या है इसकी? कहाँ बन रही है? क्या बोलेंगे इसको? सी के परे, मतलब बियॉन्ड सी। तो लोकेशन इज बियॉन्ड सी। साइज क्या है इसका? लार्ज है, एनलार्ज्ड वर्ड यूज करते हैं, लार्ज मतलब एनलार्ज लिख लो। साइज इज एनलार्ज्ड। और साइज हो गया, लोकेशन होगी, नेचर क्या है? क्योंकि अभी भी उल्टी में जा रही है तो रियल एंड इनवर्टेड। सर जो आपने ये दूसरी रे प्रिंसिपल पे वो करी है, पोल पे करिए बेटे। हाँ पोल पे है, उसको अगर हम फोकस से लाएं तो सेम ही बनेगा? हाँ बेटा सेम बनेगा, कर सकते हो आप। फोकस से भी ला सकते हो, सेंटर से भी ला सकते हो, टोटली अप टू यू बेटा। थोड़ा ऊपर नीचे के मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ तो ऐसे बनेगी, ठीक है। एक वे तो ये हो सकता है रिप्रेजेंट करने का, दूसरा वे ये भी हो सकता है कि आप सी से पास करते हुए ले जाओ एक वे ऐसे। बट अगेन थोड़ा आपको पर्चर अदरवाइज थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी विश है, तुम कैसे ड्रॉ करना चाहते हो इसको। आर आई कहाँ है? आर आई आर आई कुछ नहीं है, Real आर and आई रियल एंड inverted. इन्वर्टेड की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये वे भी हो सकता है विश्वजीत, अगर तू सेंटर की हेल्प से बनाना चाहता है। मैंने पोल की हेल्प से बना दी तो ये वे हो गया। सेंटर के लिए रूल क्या हो जाता है? अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है तो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, तो एरो इस तरफ को बना सकते हो, ठीक है। पेपर में सुंदर सुंदर डायग्राम ड्रॉ करना स्केल के साथ। एक्चुअल में डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, आपका जो
सर्कल आप बना रहे हो, मतलब ये जो कनकेव मिरर के लिए अपर्चर ड्रॉ कर रहे हो, ये बहुत बड़े रेडियस का हो, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा था, सार्थक था, 2 साल पहले की बात है, कि मेरे को भैया एग्जैक्टली डायग्राम ड्रॉ करना है कंपास और स्केल और पेंसिल से, तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डायग्राम नहीं आएगा आपका। तो उसके लिए 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। पहला, अपना रेडियस का कंपास कंपास का रेडियस एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर खोल के रखना, या जितना तुम्हारा कंपास खुल सकता है उतना कंपास लेके ये वाला एक आर्क बना लो, ऐसे वाला। एक पेज पे एक पेज पे तुम तो रफ ड्रॉ कर सकते हो, पेपर में सीबीएसई में भी रफ ड्रॉ कर सकते हो, मतलब नीट होना चाहिए, बस अंदाजे से ड्रॉ कर सकते हो स्केल के साथ। बट उसने कहा था कि मैं कंपास से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो कंपास से ड्रॉ करने के लिए 2 कंडीशंस क्या होती हैं। पहला, कि आप अपना जो रेडियस ले रहे हो बहुत बड़ा ले रहे हो। दूसरा, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एरोज बना रहा हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास होना चाहिए इसके। मतलब अगर मान लो मेरा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर है, तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये 1 सेंटीमीटर मैक्स टू मैक्स हो सकता है, ठीक है। तब मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा कि 1 सेंटीमीटर ऊपर तो 1 सेंटीमीटर नीचे। एक रे ऐसे गई, फोकस से पास होके आ गई, यहाँ पे हिट कर रही है। एक रे ऐसे गई, इस पे हिट किया, पैरेलल आ गई। ये मतलब ऐसे ही नाप दिया, नीचे को 50 सेंटीमीटर बना सकते हैं, नहीं बना सकते का मतलब क्या हुआ? गलत हो जाएगा ऐसे। क्यों गलत हो गया ऐसे बनाना? मैं कह रहा हूँ कंपास से बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे बनाना चाहिए कि मेरा रेडियस बहुत बड़ा और मेरा ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको पैरा एक्सियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास रखा हुआ, ठीक है। अदरवाइज आपने जब बनाने हैं पेपर में, टेस्ट में, स्कूल के पेपर में, तो रफ हैंड ही ड्रॉ करने हैं, वहाँ रेडियस कंपास की रेडियस से मत ड्रॉ करने लगना, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अगला देखो, फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, when the object is at focus. Fifth case, when the object is at principal focus. जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर होगा तो क्या होगा? हाँ जी, फोकस पे इमेज कब बनती थी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता था? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। तो अब उसका उल्टा हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि सूरज पे जाके इमेज बन रही है, दूर बन रही है, बस सी से बहुत दूर बन रही है। ड्रॉ करो चलो साथ साथ। यहाँ पे लिखना है एट इंफिनिटी, मिलेंगी पर इंफिनिटी पे जाके, ठीक है। सो लोकेशन इज इंफिनिटी। साइज बहुत बड़ा हो जाता है, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। और नेचर अभी भी क्या है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड ठीक है।
हो गया ड्रॉ? चलें आगे। जतन आर्यन हो गया बेटे ड्रॉ? यस विश्वजीत हो गया सर। चलो लास्ट केस है रजू। When the object is between P and F, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाए फिर क्या होगा? अब ये यूनिक केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें कुछ और ही चमत्कार हो जाता है। देखो जब ये रेज दो निकली, एक बार पोल से एक बार एफ से, क्या ये डाइवर्जिंग रेज है? डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। इधर देखो बेटा, तुम भी दोनों बोर्ड पे, क्या ये कभी इधर की डायरेक्शन में मैं अगर इनको एक्सटेंड करता जाऊंगा मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। तो इसका मतलब इमेज इस बार मेरी इस हाथ पे ना फॉर्म करके, मतलब इस जिस तरफ मेरा मीडियम है उधर रिफ्लेक्ट ना होके, अब इमेज कहाँ बन रही है? शीशे के अंदर। शीशे के अंदर इमेज कैसे बनाओगे? इसको ट्रेस बैक करवाओ, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं कहीं पे, इसको ड्रॉ कर दो। जो भी चीज़ें मैं शीशे के पीछे ड्रॉ करता हूँ मैं डॉटेड बनाता हूँ। तो इस बार अगर ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे रखा हुआ था तो इसकी इमेज कैसे बनी? ए डैश बी डैश। ठीक है? क्या एरो का साइज बड़ा हो गया? यस तो एनलार्ज्ड इमेज बनती है। लेकिन कौन सी इमेज बनी? क्योंकि शीशे के पीछे बन रही है, आप उस इमेज को छू नहीं पाओगे, तो कौन सी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज। और सीधी इमेज बन रही है। इन्वर्टेड के लिए उल्टा आता था, सीधी इमेज के लिए वर्ड इरेक्ट आता है। सीधी इमेज इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है? लोकेशन क्या हुई बेटा? लोकेशन के लिए लिखो बिहाइंड द मिरर। लोकेशन इज बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हुआ इस इमेज का? हाईली एनलार्ज। हाईली तो नहीं हुआ, चलो एनलार्ज लिखो। और तीसरा नेचर। नेचर क्या है? वर्चुअल। भैया फिर हम जो इन्फिनिटी वाला था वो पीछे जाके भी मीट नहीं होता। हाँ, इन्फिनिटी वाला दूर रास्ते पे जाके, मतलब मान ली 2 सेंटीमीटर का गैप था, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो हो सकता है 10 मीटर पे जाके मिल जाए, 5 मीटर पे जाके मिल जाए, मिलेगा ज़रूर वो वाला। और देखने में हम पैरेलल रेज बना देते हैं, इवेंचुअली जाके मिल जाती है इन्फिनिटी इमेज मिलेगी। मतलब आपको जैसे अगर मैं तुमको एक मोटा मोटा मैं एग्जांपल देता हूँ हाईली एनलार्ज कैसे होता है। एक अगर कैंडल की फ्लेम को मैं फोकस के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मुझे बहुत दूर जाके उसकी सिर्फ फ्लेम का थोड़ा सा पार्ट नजर आए, मतलब मुझे उसकी फ्लेम का सिर्फ ये वाला येलो पोर्शन नजर आ रहा है, कैंडल मुझे अभी भी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। इतनी ज़्यादा एनलार्ज इमेज बन जाती है उसकी। ठीक है? इसका यूज़ पता है कहाँ करते थे? अभी भी करते हैं वैसे, वो यूजेस में लिखवा रहा हूँ मैं, पर मैं बता देता हूँ। पुराने ज़माने में लाइट हाउस शब्द पता है तुम्हें क्या होता है? लाइट हाउस क्या करते हैं, जो शिप्स आ रही होती हैं रात को उनको रास्ता दिखाते हैं। तो मुझे इतने किलोमीटर दूर लाइट फेंकनी है, लाइट लेके जानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कनकेव मिरर लगाऊंगा, बड़ा सा, कम जितना मेरा बोर्ड है उतना बड़ा कनकेव मिरर लगाऊंगा, उस कनकेव मिरर के फोकस पे आग जला दूंगा।
तो जो रेज उस फोकस से मिरर पे पड़ रही है वो कहाँ प्रोजेक्ट हो जाएंगी? इन्फिनिटी पे सामने, बट इन्फिनिटी पे बहुत दूर। तो ये एप्लीकेशन थी कनकेव मिरर की, जब मुझे लाइट को बहुत दूर पहुंचाना होता था, मैं उसको कहाँ रख देता था? उस मिरर के फोकस के ऊपर। ठीक है, लिखिए आगे, समझाता हूँ, यूजेस में समझाता हूँ। वही लिख, पहला यूज वही है मेरा, अगली स्लाइड में बना के दिखाऊंगा। बना लिया तुमने? इतना कर लिया? विश्वजीत हो गया रजे? यस सर। चलो फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ लिखो लोकेशन ऑफ, या ऑब्जेक्ट लोकेशन लिख लो, हेडिंग ऑब्जेक्ट लोकेशन। इधर लिख लो इमेज लोकेशन। फिर लिख लो साइज। सर हाँ जी बेटा। सर मैं दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, सर लीव कर दो। दूसरी क्लास का टाइम हो गया तेरा? हाँ जी सर। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, देख लो इसके बाद। गुड इवनिंग। ओके। इमेज लोकेशन, साइज एंड लास्ट में आएगा आपका नेचर। ऑब्जेक्ट लोकेशन देखो बेटा, ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या है? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या पढ़ी थी हमने? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो एट इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इफ। साइज क्या होता है उसका? छोटी सी बिंदु बनती है तो पॉइंट साइज। नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस क्या था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनती है? सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या होता है उस इमेज का? छोटा ही रहता है अभी, तो साइज के लिए हम लिखते हैं डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा इसका भी? रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज भी कहाँ बनेगी उसकी? एट सी। साइज क्या होगा? सेम साइज। नेचर क्या होगा अभी भी? रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में अगर, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। साइज क्या होगा? एनलार्ज, तब बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, एनलार्ज। नेचर अभी भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटे एट प्रिंसिपल फोकस, इमेज कहाँ बनती है उसकी? एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा उस इमेज का? इट विल बी हाईली enlarged. नेचर अभी भी रियल एंड ठीक है। लास्ट केस है बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में इमेज की लोकेशन क्या होगी बेटा? इमेज लोकेशन बिहाइंड द मिरर। मैंने बियॉन्ड लिख दिया था नहीं, बिहाइंड। बिहाइंड ही लिख दिया, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज क्या होगी? साइज क्या होगा उसका? एनलार्ज्ड।
और नीचे React क्या होगा and virtual. वर्चुअल एंड तुमने पूरा लिखना है, मैंने बी और ई लिख दिया, तुमने पूरा ही लिखना है। पेपर में लिख लेना पूरा, टेस्ट में पूरा लिख लेना, अभी के लिए लिख लो भी है। ठीक है, हो गया। चलो यूजेस पे आते हैं। पहला यूज देखो इसका, कनकेव मिरर के यूजेस हैं। या चलो कन्वेक्स के भी केसेस खत्म कर लेते हैं, यूजेस इकट्ठे लिख लेंगे। लिख लो रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। दो ही डायग्राम है इसके, जल्दी बन जाएंगे। रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहला डायग्राम है when the object is at infinity, when the object is at infinity। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं केस रखो, पोल पे हो, फोकस पे, इस तरफ आएगा फोकस और इस तरफ आएगा। तो अगर रे आई है बेटा इस तरफ से या फिर इस तरफ से, तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस बट इट विल नॉट एक्चुअली पास थ्रू फोकस। लिखो लोकेशन क्या होगी इसकी, बिहाइंड द मिरर एट एफ, शीशे के अंदर नजर आएगा और पॉइंट साइज भी नजर आएगा, बहुत छोटा नजर आएगा। ठीक है, लोकेशन होगी, साइज क्या वो पॉइंट साइज, और नेचर क्या होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब इस बार जब इंटरसेक्शन होगी तो वो शीशे के बाहर ना होके शीशे के अंदर हो रही है। एक्चुअल में इंटरसेक्शन भी नहीं हो रही है, हम उसको रिट्रेस कर रहे हैं पाथ को, तो हमें शीशे के अंदर इमेज नज़र आ रही है और बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज है। इसको रियल लाइफ में ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम कि जब हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी बहुत दूर होती है तो हमें बहुत छोटी नज़र आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर है तो इन्फिनिटी पे है हमारे लिए, और मिरर में हमें कैसी नज़र आ रही हो बहुत पॉइंट साइज, बहुत छोटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो भी लिखने का कारण यही है क्योंकि जो गाड़ियों में मिरर यूज़ होता है वो रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, हो गया राजी केस ये वाला। दो ही केसेस हैं, एक केस ये है जो तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले। पेटी का क्या मतलब है? हाँ, पेटी का मतलब पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, चलें आगे। सेकंड केस है when the object is closer to the mirror, when the object is closer to the mirror।
पहली रे बेटा पैरेलल निकली, पैरेलल रे कहाँ से पास होती हुई नजर आएगी? एफ से, ठीक है। दूसरी रे लेग से मैं सी से पास करवा देता हूँ, या चलो पी से ही पास करवा देता हूँ, ये पी हो गया, ऐसे आई और इसी के अबाउट चली गई। तो अगर मैं इसको रिट्रेस करूँगा पाथ को, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। अगर ये ए बी है तो इमेज क्या हो जाएगी ये वाली? क्योंकि मिरर की इमेज बना पीछे बना रहे हो बेटा, तो डॉटेड बनाना, ए डैश बी डैश। कौन सी एरो छोटी है? ऑब्जेक्ट की एरो छोटी है, इमेज की एरो छोटी है? इमेज की एरो छोटी है। इस केस में इमेज क्या बन रही थी? पॉइंट साइज्ड। और इस केस में भी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेजेस बनती हैं। देख लो लोकेशन, बिहाइंड द मिरर between C, F and P, या चलो बस बिहाइंड द मिरर लिखो। बिहाइंड द मिरर लोकेशन होगी उसकी, साइज क्या हुआ? छोटा मतलब डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर कैसा हुआ? अभी भी सीधी इमेज आ रही है तो वर्चुअल एंड डन। तो ये थे रे डायग्राम्स तुम्हारे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके यूजेस पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दीज रे डायग्राम्स। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारी परसों वाली क्लास हो उसमें हम जो हमने केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर किया एटलीस्ट उसके MCQs डिस्कस कर लें। तो MCQ घर से करके आना उसको, ठीक है, परसों वाली क्लास के लिए। चलो बैग्स पैक करो तुम जाओ। सर आप मेरे को एमसीक्यू की पीडीएफ भेज दो।